दोस्तों, मॉस्को में शुक्रवार को एक आतंकी हमला हुआ। क्रोकस सिटी हॉल है, वहाँ पे आतंकियों ने आक्रमण किए। 4 से अधिक थे। हालांकि भागने वालों को मिला लिया जाए इस आतंकी हमले के बाद तो 7-8 ऐसे कुछ बनते हैं। अभी तक निश्चित संख्या का पता नहीं चली है। चारों जीवित गिरफ्तार हैं और आतंकी हमले के बाद उनकी कोशिश थी कि वह किसी तरह से यूक्रेन में दाखिल हो जाए। वह यूक्रेन के संपर्क में थे। डेटा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, वैसे कहने के लिए 150 मारे गए हैं। कुछ इसमें तजिकिस्तान की भी आतंकी है, वहाँ से क्यों आए नहीं आए पता नहीं। एस्केप रूट इनका पहले से प्लान था। कैश में यानी बंद करके हथियार लाए थे ताकि भागने में आसानी हो। इसमें यहाँ मुख्य बात यह है कि ये आतंकी हमला जिसकी जिम्मेवारी आईएसआईएस ने ली है, उसमें काफ़ी संदेह है। आईएसआईएस का यह नहीं होता है तरीका कि बीच में ही यानी कई लोगों को जिंदा छोड़ के भाग जाए। वो बंधक ही बनाते हैं, मारते हुए पूरा खत्म करने की बात करते हैं, खुद बचाने की बात नहीं करते। जो पकड़े गए हैं वो कहते हैं कि करीब 5 लाख रूबल के लिए उन्हें हायर किया गया था, भाड़े पर लिया गया था। और यह सारा जो काम था वह टेलीग्राम चैनल पर हुआ था। किसने वास्तव में भाड़ा पर लिया वह पता नहीं, इन्हें खुद भी नहीं पता। हो सकता है पता हो, बता नहीं रहा। कई और भी तरीके की बात है जिससे बड़ा संदेह होता है। आक्रमण के 2 हफ्ता पहले अमेरिका ने अपने नागरिकों को बोला था जो मॉस्को में हैं कि आप मॉस्को के किसी भीड़ भाड़ वाले जगह में, कंसर्ट जगहों में ना जाए, आतंकी हमला हो सकता है। वैसे ही कुछ अन्य पाश्चात्य देशों ने भी अपने नागरिकों को आगाह किया था। उन्हें कैसे मालूम था? अमेरिका के विदेश मंत्री घूमते रहते हैं, लेकिन अभी इस हमले के कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले कीव पहुंचे। उन्होंने किस चीज के लिए हामी भरी थी नहीं पता। पूर्व राष्ट्रपति ओबामा भी इंग्लैंड पहुंचे। ऐसे ही अचानक बाहर नहीं जाते घूमने फिरने। वह डेविड कैमरून की तरह इस तरह की फालतू के काम नहीं करते थे। यह क्या हुआ? आईएसआईएस बाय द वे उन्हीं के समय में बनाया गया है जो सीआईए ने बनाया था उनके नेतृत्व में। आखिर क्या संबंध है? और आक्रमण के होते ही साथ साथ अमेरिका ने शुरुआत कर दी कि नहीं, हमें पता नहीं, बड़ा आश्चर्यजनक है, हमें झटका लगा, आईएसआईएस का हाथ होगा। तुरंत बाद ही आईएसआईएस ने, जिसकी कोई पूछता नहीं है, कुछ है नहीं, उनका सारा व्यापार बंद हो रहा है। और उन्होंने कहा कि हमने किया है, उन्हें तैयार किया गया कुछ पैसे देकर। यह मसला क्या है? और सारे ऐसे कुछ बताते हैं कि यह मसला तकरीबन उसी तरह का है जिस तरह से युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा भी था, धमकी दी थी रशिया को कि आप जो तेल बेच रहे हैं नॉर्ड स्ट्रीम के द्वारा जर्मनी और बाकी यूरोपियन देशों को, वो हम नहीं करने देंगे। यह बहुत बड़ा मसला था, अमेरिका नहीं चाहता था। और इस नॉर्ड स्ट्रीम 2 को उन्होंने एक आतंकी हमले में बर्बाद कर दिया। वह स्पष्ट है, सेमुर ने भी कहा, जो वहाँ के एक प्रख्यात जर्नलिस्ट है। यहाँ यह साफ लगता है कि इसमें इसकी तैयारी कहीं ना कहीं से यूक्रेन से की गई है, जिसमें CIA और ब्रिटिश MI6 या M16 का हाथ है। और यदि ऐसा हुआ, यह बहुत जल्दी पता चलेगा। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? युद्ध तो भयानक हो रहा है, युद्ध बढ़ रहा है। यह आज सुबह में मैंने जो अंग्रेजी में यूक्रेन के ऊपर जो बनाया था, आज 759 दिन हो गए, कल 760 दिन हो जाएंगे, बताया था कि कैसे फ्रांसीसी, जर्मनी, इंग्लैंड के भी कुछ और पोलैंड के सैनिक, रेगुलर सैनिक जी, उनके द्वारा तैयार किए हुए भाड़े के सैनिक नहीं, वह यूक्रेन पहुंच चुके हैं हजारों की संख्या में। पहले से भी थे, खुलेआम आ रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने अनायास ही नहीं कहा था मैक्रो ने कि हम 10,000 वहां सैनिक भेजेंगे, वो भेजना शुरू हो चुका है। अमेरिका से F-16 आ रहे हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स आ रहे हैं, जर्मनी वगैरह हर जगह से आ रहे हैं। ये ना कहते हैं, फिर हाँ कहते हैं, फिर पता चलता है पहुंच चुका है। केवल न्यूक्लियर बम बाकी रह गया पहुंचने का। हम किस तरफ जा रहे हैं? फिलिस्तीन लैंड को ले ले, जो वहां पर लड़ाई हो रहा है,
कहने के लिए, दिखावे के लिए हर तरह से अमेरिका, नेटो वगैरह कह रहे हैं कि भाई इजराइल तुम रफाह यानी गाजा पट्टी के दक्षिणी भाग पर आक्रमण ना करे, जहां 15 लाख के करीब शरणार्थी और फिलिस्तीन फंसे हुए, भागने कोई जगह नहीं है सिवाय एक छोटे से मार्का जिसे इजिप्ट में जाते हो। इजिप्ट उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इजिप्ट को, जो अमेरिका और इजराइल का बहुत बड़ा दोस्त है, लाखों करोड़ों नहीं अरबों में उनको मदद मिल रहा है कि भाई तुम उनको ले लो, इनकी रक्षा करो, देखभाल करो और गाजा पट्टी को भूल जाओ, ताकि अमेरिकी सैनिक अड्डा जो इजराइल देखभाल करता है वो पूरा का पूरा इनके हाथ में आ जाए। बाकी तो सऊदी अरेबिया में और यहाँ यूएई में और बाकी कई जगहों में है। अरब कंट्री से भरा हुआ, अरब कंट्री से कोई सो कॉल्ड एकता नहीं है। लेकिन हम किस तरफ जा रहे हैं? अभी जो स्थिति पैदा हो रहा है, अमेरिका बुरी तरह चाह रहा है कि नेतन्याहू को हटाए, क्योंकि मुस्लिम देशों में जहां जहां भी उसका अड्डा है, जो संबंध है वो खराब होने के तट पे आ रहे हैं। छोटे छोटे देश भी अपना आंख दिखाने की ज़रूरत कर रहे हैं, जिसमें जॉर्डन भी है, कतर भी है, अन्य देश भी है। पूरे विश्व भर में आम जनता, खासकर यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह लाखों की संख्या में, और केवल इसी के खिलाफ नहीं कि आप युद्ध में क्यों मदद कर रहे हैं, चाहे वह यूक्रेन हो या इजराइल हो, बल्कि इसके लिए भी कि हमारा क्या हो रहा है। महंगाई बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रहा है, किसानों के हालत खराब हो रहे हैं। जो भी उन्हें सरकार द्वारा छोटा मोटा मदद मिलता था, सब्सिडीज मिलते, तो खत्म हो रहा है। और लाखों की संख्या में किसान और मजदूर इंग्लैंड में भी वहाँ पे जोर शोर से खड़े हो रहे हैं। इंग्लैंड में भारी कोशिश है, तथा कथित रूप से नए नए कानून बना रहे हैं ताकि इस्लामोफोबिया यानी मुसलमानों के खिलाफ घृणा पैदा की जाए, क्रिश्चियन को अपने साथ लाए। हालांकि वो तैयार नहीं हो रहे, इसमें जियोनिस्ट भी आ रहे हैं। लेकिन वहाँ 15-15, 25-25 लाख ऐतिहासिक रूप से जनता खड़ी हुई है कि हम जियोनिज्म के साथ नहीं बल्कि फिलिस्तीनी जनता के खिलाफ है, हम यूक्रेन के खिलाफ है। भारत में बड़ी शांति है। भारत में यहाँ के वामपंथियों ने नेस्तनाबूद कर दिया है जो भी इनका ट्रेड यूनियन था, किसानों का यूनियन था। किसान तो खैर कुछ लड़ भी रहे हैं, उनका दूसरा आंदोलन जारी है, ट्रक आंदोलन हुआ, लेकिन इनका नेतृत्व तो खत्म है। घिनौने रूप से यह पूंजीवाद का ही समर्थन कर रहे हैं, चुनाव से चुनाव तक की राजनीति कर रहे हैं। चलिए, यह तो बहकाव हो गया। मुख्य मेरा प्रश्न है कि दुनिया किस तरफ जा रहा है। जब 2 वर्ष पहले लड़ाई शुरू हुआ था तो लोगों ने कहा था कि रेड लाइन है, नेटो, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और उसके सहयोगी अधिक से अधिक यूक्रेन के आत्मरक्षा के लिए ही युद्ध देंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी 51 से 52 देश है, नेटो की संख्या बढ़ रही है, यूक्रेन को हर तरफ से घेर रहे हैं, यूक्रेन के इर्द गिर्द में न्यूक्लियर बॉम्ब लगाए जा रहे हैं, मालदोवा तक भी पहुंच गए हैं, अर्जेंटीना माफ कीजिएगा, अर्मेनिया, अजरबैजान में पहुंच चुके हैं। हर जगह यह स्थिति पैदा हो रही है। और रशिया ने कल ऑफिशियली ना सही, लेकिन उसके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने साफ कहा कि अब स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, अब कैसा स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, युद्ध है। अब एक ही चीज रह गया कि डिक्लेयर करें कि हम जरूरत पड़ने पर परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। अभी तक 2 ही हालत है, एक यह कि रशिया का अस्तित्व खतरे में पड़ जाए, और दूसरा यह कि रशिया के ऊपर परमाणु बम का आक्रमण हो। उसी हालत में क्या अब रशिया का अस्तित्व खतरे में नहीं पड़ रहा है? अभी तक तो केवल बॉर्डर पे था। बॉर्डर पे इन्होंने 2-3 हफ्ते पहले बेलगोरद पूरे उत्तरी में, सूमी इलाके से और खार्किव के नॉर्थ में अच्छे खासे फौज लेकर, 3,500 से 5,000 फौज लेकर, पूरे आर्मर्ड व्हीकल के साथ, टैंक के साथ, दर्जनों टैंक के साथ इन्होंने आक्रमण किया। अंदर घुसे भी कुछ, हालांकि मारे गए, हार गए। कह रहे हैं कि नहीं वो रशियन लोग हैं और रशियन में पुतिन के तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसको 88% अभी मत मिला। और वही एकमात्र भी देश है जो कि झंडा खड़ा करके, हालांकि वही पूंजीवादी देश है, पूंजीपति वर्ग का ही शासन है, लेकिन इसके बावजूद वही एकमात्र देश है जो अमेरिकी साम्राज्यवाद का और उनके सारे सहयोगियों का पूरी अच्छी तरह से लड़ाई कर सकता है और उनको नेस्तनाबूद भी कर सकता है।
हालांकि उसका लक्ष्य अभी वह नहीं है, लक्ष्य अभी वही चल रहा है जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन था, यानी नाजीवाद या नौ नाजीवाद जो यूक्रेन में है और अमेरिका और रशिया के बॉर्डर पे है उसको खत्म करे और यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस को बर्बाद करे। लेकिन अब वहां तक लिमिटेड नहीं लग रहा है। पूरी तरह से पूरी पाश्चात्य ताकत अमेरिका के अधीन में होकर रशिया के अंदर अंदर तक जहां तक भी पॉसिबिलिटी बनती है आक्रमण कर रहा है। आने वाले समयों में और आएगा। मेरा फिर से प्रश्न कहां जा रहा है, जरा सोचिए दोस्तों। और हम भारत में बैठे हुए ऐसा लग रहा है हम सुरक्षित हैं। यदि न्यूक्लियर वॉरफेयर शुरू हो गया तो भारत सुरक्षित नहीं रहेगा। चीन बहुत न्यूट्रल बन रहा है। अमेरिका बर्बाद होने से पहले क्या चीन को छोड़ देगा कि तुम बाकी बचे हुए देशों पे अपना आधिपत्य रखो? चीन बर्बाद होते समय क्या भारत को छोड़ देगा? भारत क्या पाकिस्तान को छोड़ देगा? कुछ वैसे देश मान लीजिए दूर दराज में लैटिन अमेरिका जो अमेरिका के बगल में है, रशिया के बगल में जो हैं, जो CIS के पार्ट थे या है अभी, या अफ्रीका कुछ देश बच भी जाते हैं, तो 200-400 एटम बॉम्ब फूटने के बाद से पृथ्वी का वातावरण और उसके जो रेडियो एक्टिविटीज होंगी, जो तरंगे होंगी, वह इस मौसम को 6 महीना में इस तरह से नेस्तनाबूद कर देंगे। टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा पृथ्वी को कि अभी का जो क्लाइमेट क्राइसिस था, जो उम्मीद था कि 2030-35 तक आते आते तक टिपिंग पॉइंट यानी एक बर्बादी का एक दुनिया लाएगा, एक माहौल पैदा करेगा, वो अभी हाल फिलहाल में कुछ महीने में नजर आता है। उसमें कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा। हमने ऐसी सरकार चुनी है जो कि इस घटिया स्थिति की है। इतने जाहिल गंवार लोग हैं पूरे विश्व भर में कि उनको कोई मतलब नहीं पड़ता। उनको लगता है कि जो भगवान लिखा होगा, गॉड लिखा होगा जो होना होगा होगा, हम क्या कर सकते हैं। हम जनता 90 से 95% मेहनत का आवाम, मेहनत कश जनता और हमारे तथाकथित रूप से जो अब पूंजीवाद का ही भड़ुआगिरी कर रहे हैं, यानी क्रांतिकारी संगठन नेस्तनाबूद हो चुके, पूंजीवादी साम्राज्यवादी और मोनोपोलीज ने मिलकर हमें बर्बाद कर दिया। लेकिन हम उठ खड़े में सक्षम हैं। जब तक हम जीवित हैं, जब तक लड़ने की क्षमता है, छोड़ना नहीं है दोस्तों।